प्रबुद्ध विमर्श के पहले एपिसोड में आप सभी को सप्रेम जय भीम। आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना जा रहा हूं जिन्होंने कि अपने जीवन की शुरुआत तो एक मजदूर के तौर पर की, लेकिन समय के साथ ही उन्होंने मजदूरी से बढ़कर खुद को एक अच्छे व्यवसायी के तौर पर स्थापित किया। ये शख्सियत जिन्होंने इकबार के मशहूर शेर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, इसको सच साबित करके दिखाया। और ऐसी महान शख्सियत है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के करीब चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद के रहने वाले सेठ श्री राधा मोहन जी। श्री राधा मोहन जी जिन्होंने कि सतगुरु रविदास महाराज के ज्यों मन चंगा कठौती में गंगा के विचार को अपनाया और उस स्वच्छंदता से अपने जीवन को संयमित तरीके से काम के प्रति काम की लगन में खुद को स्थापित कर एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे लेकर चलने के लिए सतगुरु रविदास महाराज के ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, इस वाणी को अपनाकर अपने अपने परिवार और अपने समाज के लिए जीवन पर्यंत काम किया। उनके जीवन की शुरुआत सन 1940 के आसपास होती है, आगरा के पास चौगान नामक गांव में। चौगान गांव जो कि एक ठाकुर बाहुल्य गांव होता है और उनके पिता श्री मवासी राम जी, जो कि बाबा साहब के उस समय के आंदोलन शहरों की ओर चलो और अपने पुराने व्यवसाय को छोड़ें, इसको अपनाकर उन्होंने चौगान गांव को छोड़ा और आगरा के पास फिरोजाबाद शहर में खुद को स्थापित किया। फिरोजाबाद शहर में पहुंचकर उन्होंने अपने परिवार के साथ ही अपने और नाते रिश्तेदारों को साथ लिया और वहां पर लकड़ी के कारोबार की शुरुआत की। जब उन्होंने वहां पे पहुंचते हैं तो उससे पहले जब वो गांव से शहरों की ओर जा रहे होते हैं तो उस समय आगरा से फिरोजाबाद और इटावा कानपुर की तरफ जाने के लिए एकमात्र सरकारी बस जो कि दोपहर में 1 से 2 बजे के लगभग चलती है, उसके द्वारा ही उन्हें वहां जाना होता था। जून की तपती दोपहरी में जो चौगान से हाईवे तक का रास्ता होता है वो ऊसर है और वहां पे गर्म रेत है। रास्ते के किनारे किनारे आक के और अन्य बबूल के सूखे पेड़ हैं जिनकी की छाया बहुत ही कम होती है। श्री मवासी राम, उनकी पत्नी अपने चारों बच्चों को लेकर उस गर्म रेत में हाईवे की तरफ चल रहे होते हैं। उनके पैरों में न चप्पल होती है और न जूते। ऐसी हालत में जब बच्चे गर्म रेत पर चलते हुए उनके पैर जल रहे होते हैं तो उनकी माँ रास्ते के किनारे से आक के पत्ते तोड़कर और उन्हें बच्चों के पैरों में बांधती हैं और कुछ दूर चलते हैं तो वो पत्ते फिर फट जाते हैं और उन पत्तों को वो दोबारा बार बार बांध के गांव से हाईवे तक के रास्ते को पूरा करते हैं। वहां से वो शहर पहुंचते हैं। तो ऐसी हालात में जब उनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल तक नहीं थे और उस हालत में भी माननीय बाबा साहब के विचारों को अपनाकर उन्होंने गांव को छोड़ा और शहरों की तरफ आ गए। शहरों में पहुंचकर फिरोजाबाद शहर में पहुंचकर उन्होंने लकड़ी के कारोबार को शुरू किया। साथ ही साथ समय बीतने के साथ उन्होंने अपने काम को लकड़ी से चूड़ी की तरफ शिफ्ट किया। अब चूड़ी के कार्य में ये होता था कि चूड़ियाँ बहुत ही नाजुक होती हैं और उनको सिर पर टोकरी में रखकर एक जगह से दूसरी जगह उस समय ले जाने की परंपरा थी। उस परंपरा के तहत तीनों भाई अब बड़े हो गए थे और उन्होंने चूड़ी के कारोबार के लिए, चूड़ी के काम के लिए कारखाने से चूड़ियों को लाकर घर पे उनकी झलाई और जुड़ाई करके उनको वापस गोदाम तक ले जाने के लिए टोकरियों का इस्तेमाल शुरू किया। और साथ ही साथ उन्होंने काम को बढ़ाते हुए उन्होंने और कारीगरों को साथ में लेकर इस काम को अगले स्तर तक लेके गए। समय बीतता जाता है और उनके बड़े दोनों भाइयों के विवाह भी हो जाते हैं। अब नंबर आता है सबसे छोटे भाई सेठ राधा मोहन जी के विवाह के लिए। उनका विवाह इटावा जिले के पास बलरई गांव के एक परिवार में श्रीमती राम बेटी जी से तय होता है।
आज के इस दौर में जब हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के अच्छे परिवारों में भी एक समाज के प्रति उन्हें बारात भी घोड़े पे नहीं निकालने दी जाती है, और ऐसी हालत में जो आज का ये समय कहता है, लेकिन उस समय सेठ राधा मोहन जी और उनके परिवार का सामाजिक स्तर इतना अच्छा था, आर्थिक हैसियत इतनी अच्छी थी कि उन्हें उस समय सन 55-56 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, सन 1955-56 के करीब, तो उस समय उनको उनकी शादी में सफेद रंग की घोड़ी और भैंस विदाई में मिलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय उन्होंने जो सन 40-45 के लगभग अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर गए, और सन 56 तक आते आते उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी बेहतरीन हो गई कि उनके शादी में सफेद घोड़ी और भैंस उपहार के तौर पर उन्हें दी गई। समय बीतता जाता है और तीनों भाई चूड़ी के कारोबार को बेहतर करने लगते हैं। कुछ समय बीतता है तो उनके एक शादी में उन्हें उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी बनारस में एक बारात में जाने का मौका मिलता है। वहां पर जाकर वो देखते हैं, उस समय का ट्रेंड था कि बारातें 5 से 7 दिन 10 दिनों तक रुका करती थी। जब बनारस में जाकर वो देखते हैं कि बनारस में उस समय हाथ ठेले का उपयोग हो रहा है सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने में। वहीं फिरोजाबाद शहर में चूड़ियां टोकरी में सिर पर रखकर लेकर जाई जाती थी। तो इस ठेले को देखते हुए दोनों भाइयों ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, इससे तो एनर्जी भी कम लग रही है और सामान भी ज्यादा से ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाया जा सकता है। तो उन्होंने बारात के साथ साथ शहर में, बनारस शहर में उस हाथ के ठेले को चलाकर देखने की उससे गुजारिश की ठेले मालिक से, और उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप देख लीजिएगा। 2 दिन तक वो उसको चलाकर इधर उधर कर सामान रखकर चलाकर देखते रहे। तो उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगा, वो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने उस बारात से लौटने के साथ साथ वहां से 2 ठेले कसवाकर वो फिरोजाबाद शहर में लेकर आए। फिरोजाबाद शहर में जब लेकर आते हैं तो यहाँ का रूढ़िवादी समाज और बाकी लोग कहते हैं कि भाई चूड़ी तो इतनी नाजुक है, लकड़ी के ठेले पे यदि आप लेकर जाओगे तो ये टूट जाएगी, माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने घर में रजाई गद्दे ठेले पर रखकर और माल को लेकर जाने लगे। जब माल को लेकर जाने लगे तो देखा कि जो एक व्यक्ति 30 से 35 तोड़े ही केवल सिर पर लेकर ढो सकता था, लेकिन अब ठेले से वो 150 से 200 तोड़े तक एक बार में लेकर जा सकता है, और उनके चलने की रफ्तार भी बेहतर हुई। इस छोटे से उदाहरण से, इस छोटे से क्रांतिकारी कदम से, जिससे कि वो बनारस से ठेले को फिरोजाबाद शहर में लेकर आए, और आज के समय में आप देखते हैं कि फिरोजाबाद शहर की तंग गलियों में यदि चूड़ियां लाने ले जाने का एकमात्र साधन है तो वो ठेले ही हैं, जिनको कि सेठ राधा मोहन जी और उनके भाई सियाराम जी बनारस से लेकर आए थे। वो गुमनाम चेहरे जिनको कि आज किसी को नहीं पता है, लेकिन उन्होंने फिरोजाबाद शहर में उन हाथ के ठेलों की शुरुआत की। समय बीतता है और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे ले जाते हैं, और वो उनके बच्चे अब स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं। वो भाई खुद तो ज्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो को उन्होंने समझ लिया था। उसी के तहत बड़े भाई के बेटे सेठ रामदयाल जी के बेटे रमेश चंद जी, उनको इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा। सियाराम जी के बेटे को झांसी पॉलीटेक्निक, और राधा मोहन जी ने अपने बेटे को आगरा कॉलेज आगरा में बीएससी करने के लिए भेजा। उस समय तक बड़े भाई के शहर में इतना प्रभुत्व था कि उस समय फिरोजाबाद तहसील में जो पुलिस की होली होती थी, दोनों थाने की होली के अगले दिन फिरोजाबाद शहर में से बौरे रामदयाल जी के दरवाजे पे ही संपन्न हुआ करती थी। सेठ राधा मोहन जी ने अपने बड़े भाई के बेटे रमेश चंद जी को जब इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा, तो वहां पे उनको कहा कि एक आईएएस और यूपीएससी की परीक्षा होती है, आप उसे पास करने की कोशिश करें। छोटे भाई को उन्हें बोला कि आप इंजीनियर बने, और बीएससी करने के लिए उनके पुत्र राम सिंह जी आगरा कॉलेज आगरा में गए हुए थे। इसी बीच उन्होंने अपने चूड़ी के कारोबार को इतना बढ़ा लिया था कि उससे अब वो एक फैक्ट्री खोलने की पोजीशन में आ गए थे, और उन्होंने बहुजन समाज का पहला कारखाना
फिरोजाबाद शहर में अनिल कुमार रमेशचंद के नाम से खोला। उस कारखाने में जब उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाने लगे तो उन्होंने अपने पुत्र को वापस बुलाया और उन्हें कहा कि भाई कारीगर हमारे कारखाने में 200 से 250 हैं, तो इनका हिसाब किताब और इस काम को देखने के लिए कुछ लोगों को यहाँ रहने की भी ज़रूरत है। बाकी भाई तो इलाहाबाद और झांसी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर पर रहकर कारोबार की देखरेख करें। इस देखरेख के साथ ही उन्होंने फिरोजाबाद में रहकर चूड़ी के कारोबार को एक नए आयाम पे, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया और उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती गई। इसी के साथ सन 83 में इंजीनियर साहब भी देहरादून के सीलिंग डिपार्टमेंट में एज ए जेई सेलेक्ट हो जाते हैं और सबसे बड़े रमेश चंद जी उस समय फिरोजाबाद तहसील में पहले व्यक्ति जो यूपीएससी को क्वालिफाई करके भारतीय विदेश सेवा में शामिल होते हैं। भारतीय विदेश सेवा में उनकी पहली पोस्टिंग बर्मा के रंगून में होती है। सन 84-85 का समय आता है जिस समय फिरोजाबाद शहर में कर्फ्यू लगा होता है। तो एक वाकया है कि उस समय वहाँ का सीओ आता है और वो टोकता है कि भाई आप लोग यहाँ पे बाहर भीड़ क्यों लगाए हुए हैं। तो उस समय राधा मोहन जी कहते हैं कि भाई हम भीड़ नहीं लगाए, हम यहाँ की व्यवस्था खुद संभाले हुए हैं। तो उस समय उस व्यवस्था को संभाल के उनका सामाजिक प्रभुत्व इतना था कि सीओ के साथ कुछ बात होती है तो उन्होंने सीओ को भी थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि उस समय तक उनकी सामाजिक हैसियत थी, उनके परिवार में एक आईएएस एक आईएफएस ऑफिसर था और पुलिस भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। इसी कड़ी में आगे चलते हुए उन्होंने बहुजन आंदोलन के प्रणेता मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन को हमेशा सपोर्ट किया और उस सपोर्ट में उन्होंने फॉर्मूला लेके रखा हुआ था कि जो भी वोटिंग का दिन होगा उस दिन घर में खाना तभी बनेगा जब पहले वोट डाल के आया जाएगा। लोग हंसी उड़ाते थे कि आप तो अपना वोट खराब कर रहे हैं, तो वो कहते थे, सेठ राधा मोहन जी कहते थे कि नहीं, मेरा वोट जुड़ रहा है और जब मेरे वोट से मेरा कैंडिडेट जीतेगा तो मेरी सरकार भी बनेगी। तो इसी कड़ी में सबसे पहले 1995 में फिरोजाबाद से एसपी बीएसपी गठबंधन के तहत पहला कैंडिडेट जीता और उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार भी एसपी बीएसपी गठबंधन की बनी। इसके साथ ही सन 2007 में उनके क्षेत्र टूंडला से उनके खुद के भतीजे राकेश बाबू ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया और वहां से वो पहली बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताया और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो उस समय वो लोगों से कहते हैं कि ये वही मेरा वोट है जो शुरू से जुड़ता आ रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 2007 के साथ ही 2010 में उन्होंने उनके राकेश बाबू के बेटे प्रमोद कुमार को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाता है और 2012 में फिर से राकेश बाबू विधायक बनते हैं। तो एक वो शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक मजदूर के तौर पर की और उन्होंने अपने मजदूरी को करते करते चूड़ियों के 4 से 5 कारखाने शिकोवाद और अलीगढ़ के सासनी में भी चलाए। ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने खुद को एक व्यवसायी के तौर पर स्थापित किया, उनका मूल मंत्र मान्यवर कांशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन रहा है। तो ऐसे महान शख्सियत को आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। आज इस विश्व मजदूर दिवस के मौके पर आपको उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा विमर्श किया है। तो मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा। तो ऐसे ही जाने अनजाने बहुत सारे महान पुरुष जिन्होंने समाज में अपने को स्थापित किया, बाबा साहब मान्यवर साहब के विचारों को आगे रखकर। तो इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड को कंप्लीट करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एपिसोड जैसा लगा आप इसका मुझे फीडबैक दें ताकि इसको हम और बेहतर कर सकें। आपसे इसी के साथ रजा लेते हुए जय भीम, जय भारत, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखामया, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।